चलें जी, कैसे हैं आप लोग? ठंडे हो गए? गर्मी टिका के बड़ी से बाहर। चलें जी, अभी ठंडा इसने किया, दिमाग गर्म आप लोगों का मैं करता हूँ। अभी हम कल की ओरिएंटेशन थी, सॉर्ट ऑफ आप लोगों को मोटिवेट किया था कि जी टेक्स्ट का पेपर जो है वो पास हो सकता है, और इस पेपर को पास करना आसान है अगर आप इसको थोड़ा सा प्लानिंग से लेके चले। पेपर एक काफ़ी ईजी भी है और उतना मुश्किल भी है। देखिए टेक्स्ट के बारे में एक बहुत ही मशहूर चीज़ है, या तो पहली अटैम्प्ट है या तीसरी है। मैं काफ़ी चेहरे देख रहा हूँ जो तीसरी वाले भी हैं, मैं उन्हें एक्सपोज नहीं करूँगा, डीमोटिवेट ना हो जाए, बट सारे देख पता है कौन तीसरी वाला होगा। तो या तो पहली अटैम्प्ट है या तीसरी अटैम्प्ट है। दूसरी अटैम्प्ट में मुश्किल से पास होता है, क्यों? बिकॉज सिलेबस चेंज हो जाता है। हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, आपका सिलेबस जो है वो चेंज हो रहा होता है। एनीवेज, आप लोगों ने टेक्स्ट के आपको हैंडआउट सबको मिल गए हैं। हमें पता है कि हमारा टेक्स्ट का सिलेबस जो है वो 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। ग्रेड ए जिसकी वेटेज कितनी थी, 5 से 10 नंबर की थी। ग्रेड बी में आता है हमारे पास इनकम टैक्स, और ग्रेड सी में हमारे पास क्या आता है, सेल्स टैक्स जो है वो आ रहा होता है। सेल्स टैक्स की वेटेज जो है वो 25 से 30 मार्क्स की है। कल हम स्प्रिंग 24 का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे और हमने देखा था कि इसमें से 30 नंबर का उसने पेपर जो है वो टेस्ट किया है। और हमने कल देखा था कि पेपर पास करना है तो आपको 3 एरियाज अगर अच्छी तरह आते हैं आपका पेपर पास हो जाएगा। एक सेल्स टैक्स जिसमें से तकरीबन 30 नंबर आ रहे हैं, एक इनकम फ्रॉम बिजनेस जिसमें से आपके 20 नंबर आ रहे होते हैं, और एंड पे हमारे पास आता है ग्रेड ए। ये अगर आप कर लेते हैं आप बड़े इजी वे में क्या कर सकते हैं, पेपर अपना पास कर सकते हैं। अब होता क्या है, अमूमी तौर के ऊपर सेल्स टैक्स सबसे एंड पे करते हैं और जल्दी में करते हैं, उसकी इतनी अच्छी ग्रिप नहीं हो पाती और बच्चा जो है वो एंड पे सफ़र कर रहा होता है। अब देखें, आप लोग अक्सर कहते हैं कि जी पेपर में कोई ऐसी चीज़ हो जो बताएं फॉर श्योर आनी है और गेस बताएं, तो आपको पहले दिन ही बताया जा रहा है कि ये वो 3 टॉपिक है जो आपको हर हालत में पेपर में मिलने ही मिलने हैं। फॉर श्योर क्या है, आपको ये पेपर में मिलने ही मिलने हैं। इसलिए हमने क्या करनी है, इनके ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स जो हैं वो करनी है। बात करेंगे सेल्स टैक्स से, जल्दी कर लो यार। एक दो मैंने काम भी कहा था वो भी मेरे कर दो। बात सुनना ठीक है ना, रूम में बड़ी हबस हुई है, ऐसी होती है, इसका दूसरा भी तो। हम बात करेंगे सेल्स टैक्स की, और सेल्स टैक्स हम शुरू करेंगे 30 नंबर हमने सिक्योर करने हैं, और अगले 10 दिनों में मैक्सिमम गए तो 2 वीक के अंदर अंदर हमने सेल्स टैक्स विद पास्ट पेपर जो है वो कंप्लीट करना है। आप अगले 1-1.5 हफ्ता रेगुलर हो जाए। 1-1.5 हफ्ते के बाद अगर आपका टैक्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो पे स्टैंड कर रहा है, 1-1.5 हफ्ते के बाद आपका इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप कभी भी अनसीन क्वेश्चन भी सेल्स टैक्स के जो है वो कर सकते हैं। बिकॉज सेल्स टैक्स जो है वो इनकम टैक्स से टोटली इंडिपेंडेंट एरिया है, आपस में कोई इनका ताल्लुक नहीं है। इसलिए हम क्या स्टार्ट करेंगे, पहले सेल्स टैक्स स्टार्ट करेंगे और हम सेल्स टैक्स को लेके चल रहे होंगे। अब थोड़ा सा इसका देखते हैं एनालिसिस। में कुछ अटैम्प्ट का आपके साथ इसका शेयर कर दूँ एनालिसिस, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें से पेपर कितना आता है और किस पर्सपेक्टिव में आता है, और इसमें से मुश्किल एरियाज़ कौन से हैं और आसान एरियाज़ कौन से हैं, हम वो सारे डिस्कस करते हैं। देखिए टेक्स्ट का पेपर थ्योरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल भी है। आप अगर थ्योरी करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, पेपर फेल हो जाएगा। अगर आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, थ्योरी नहीं करेंगे, तब भी पेपर फेल हो जाएगा। और आई बिलीव कि अगर आपको जब तक थ्योरेटिकल ग्रिप नहीं होती, आपसे न्यूमेरिकल्स भी नहीं हो सकते। हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं सेल्स टैक्स की, ये पूरे टैक्स की नहीं है, ये सिर्फ सेल्स टैक्स की है। स्प्रिंग 2023 तक के एनालिसिस हैं। जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो आपके सामने, आपके पास आई गेस गिवन है इसके ऊपर कि नहीं, हैंडआउट्स के ऊपर पहला चैप्टर पे होंगे, नहीं है? डेफिनेशंस वाले नहीं है, मिस हो गए हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल्स जो हैं, आप इसकी बाद में तस्वीर ले लीजिएगा, मैं शेयर भी कर दूंगा। आप देखिए न्यूमेरिकल्स अभी रिसेंट अटैम्प्ट में आया है, 20 नंबर का आया है, 16 मार्क्स का आया है। उससे पहले 18 मार्क्स का आया था, 19 मार्क्स का न्यूमेरिकल, 15, 8, 17, 16, 18। ऑन एवरेज देखा जाए तो सेल्स टैक्स में 16 मार्क्स का क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल आ रहा है। और अगर हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट अटैम्प्ट में इस दफ़ा तकरीबन आई है 14 मार्क्स की थ्योरी, उससे पहले कोई 13 मार्क्स की थी,
स्प्रिंग 23 में 9 नंबर की थ्योरी आई है, 11 मार्क्स की, 17 मार्क्स की, 13 मार्क्स की, 12 मार्क्स के, 13 मार्क्स की। ऑन एवरेज कितने मार्क्स थ्योरी आ रही है? 13 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो आ रहा होता है। इस पे भी जीएसटी पे हुए अभी। और ऑन एवरेज कितना है आपको पेपर? 29 मार्क्स का सेल्स टैक्स में से पेपर जो है वो मिल रहा होता है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आपके पर्सपेक्टिव से या आपके ख्याल से ज़्यादा मुश्किल एरिया कौन सा होगा? न्यूमेरिकल मुश्किल है कि थ्योरी मुश्किल है सेल्स टैक्स में? थ्योरी कि न्यूमेरिकल? आपके सामने गिवन एनालिसिस 19 मार्क्स में न्यूमेरिकल आ रहे हैं और 13 मार्क्स की थ्योरी आ रही है। फेल होने की रीज़न क्या होगी? न्यूमेरिकल की थ्योरी? न्यूमेरिकल आप कहते हैं। और भाई तुक्का मार कर रहा हूँ, देने के बाद बता दें मुझे क्या सोचते हो, आपके ख्याल से क्या रीज़न हो सकती है फेल होने की? न्यूमेरिकल का वीक होना कि थ्योरी का वीक होना? इधर रख दो। हाँ, न्यूमेरिकल क्या कहते हो? दोनों। ये देखा ना डिप्लोमेटिक तरीके बैक। बताएं क्या होगा, न्यूमेरिकल कि थ्योरी? थ्योरी। टेक्स्ट के बारे में ना एक बहुत मिथ मशहूर है कि इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो फेल करवाते हैं। ऐसा नहीं है। आपको न्यूमेरिकल्स अगर ऑन एवरेज 16 मार्क्स का आया है ना, हम ज़रा देखते हैं न्यूमेरिकल्स की परफॉर्मेंस और थ्योरी की परफॉर्मेंस है क्या पास पेपर में। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और इन न्यूमेरिकल्स की ये परसेंटेजेस हैं। आपके पास पेपर में वो तमाम न्यूमेरिकल्स जिनके नाम के आगे एसोसिएट लिखा हुआ है ना, वो सेल्स टैक्स के सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल हैं। सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल हैं जिनके नाम में क्या लिखा होता है? एसोसिएट। इफ एज एसोसिएट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इवन जब हम यहाँ क्लास में कर रहे होंगे आपको आधे समझ आनी है, आपको आधे समझ आनी नहीं है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कितने % बच्चे पास में लेके बैठे हैं? 80%। और ये न्यूमेरिकल 17 मार्क्स का था। आबिद खान मुश्किल न्यूमेरिकल है, MH एसोसिएट, JF एसोसिएट, हादी एसोसिएट, जिन जिन न्यूमेरिकल्स के आगे एसोसिएट मेंशन है ना, ये मुश्किल न्यूमेरिकल कंसिडर होते हैं। आपके सामने न्यूमेरिकल्स में एक ही न्यूमेरिकल है जहाँ पे परफॉर्मेंस लेस देन 50% गई है, बाकी परफॉर्मेंस न्यूमेरिकल्स में 50% से अबव है। इवन एज हाईएस्ट एज कितनी है? 84% है। कितनी है? 84%। तो टेक्स्ट में न्यूमेरिकल्स कभी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मार कहाँ पड़ रही है? थ्योरी में। अब देखें ज़रा यहाँ पे कितनी है? 28%, 15%, 25%, 26%, 13%, 16%, 17%, 15%। तो प्रॉब्लमेटिक एरिया कौन सा है? थ्योरी। आप लोग टेक्स्ट का पेपर पास करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो क्या है? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर ग्रिप जो है वो करनी पड़ेगी। जब कल की क्लास में हमने देखा भी था कि जो थ्योरी की बात करते हैं उसमें दो तरह की थ्योरी होती है, एक है नॉलेज बेस्ड थ्योरी और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है? एप्लीकेशन बेस्ड। नॉलेज बेस्ड थ्योरी आसान है, रट्टे वाली, वो तकरीबन 10 से 15 मार्क्स की आती है। और जो एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी है वो 24 से 30 मार्क्स की थ्योरी आ रही है। और जो फेल करवा रहा एरिया वो कौन सा है? हाँ, आपको एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी है। आपको पहले ही दिन बता रहा हूँ, अगर ये पेपर पास करना है जिस चीज़ पे आपको एफर्ट करनी पड़ेगी वो क्या होगी? थ्योरी होगी। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे एफर्ट कर लें, आपका पेपर पास है, मैं आपको कह सकता हूँ। देखिए न्यूमेरिकल्स की श्योरिटी जो है वो मैं ले सकता हूँ। मैं आपको न्यूमेरिकल्स का इतना फॉर्मेट करवा दूंगा, न्यूमेरिकल्स की इतने शॉर्टकट सिखा दूंगा कि आप मिनिमम टाइम में तकरीबन 70 से 80 मार्क्स जो है वो न्यूमेरिकल्स में ईजिली सिक्योर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स को करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। उसमें से कैसे मार्क्स लेके आने हैं, क्या शॉर्टकट्स हैं, क्या तरीक़ेकार होगा, सारा कुछ सिखा के भेजूंगा कि आप पेपर में जाएंगे न्यूमेरिकल में आप हमेशा कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन जो थ्योरी है उस पर क्या करनी पड़ेगी? आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। आप एफर्ट करेंगे तो पास होगा। बिकॉज न्यूमेरिकल्स जहाँ पे थोड़ी स्मार्ट वर्किंग इन्वॉल्व हो सकती है, जहाँ पे हम कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो मैं सिखा दूंगा। लेकिन जहाँ पे चीज़ों को याद करने वाली बात आएगी वो कहाँ करना होगा? आपने करना होगा। अगर आप कर लेंगे आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। गॉट इट? मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ,
पेपर पास करना टैक्स का तकरीबन 54 से 60 नंबर के न्यूमेरिकल्स होते हैं और 40 नंबर की क्या होती है पेपर में थ्योरी। उस 60 में से 60 कभी नहीं आते न्यूमेरिकल्स के, उस 60 में से आप तकरीबन ऑन एवरेज 35-40 नंबर ही निकाल पाते हैं। लेकिन जो थ्योरी होती है उसमें से बच्चा 20 नंबर भी नहीं निकाल पा रहा होता। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, आपको पहले दिन ही बता रहा हूँ, आपको एफर्ट्स किस पे करनी पड़ेंगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर करनी पड़ेंगी। अभी तो हम बात करें सेल्स टैक्स की, जब इनकम टैक्स पे आएंगे तो हम उसकी भी बात करेंगे कि उसमें जो वीक एरियाज है कौन से होते हैं। हम बात करते हैं सेल्स टैक्स की, और सेल्स टैक्स की बात करने से पहले ज़रा मेरी आपने हेल्प करनी है, हम ज़रा बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो हम अकाउंट बनाते हैं वो कौन सा होता है, कौन बताएगा? P&L। क्या बनाते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस में समझी जाती है, बिकॉज ये हमारी परफॉर्मेंस बता रही होती है कि हमने कितनी सेल्स की हैं, कितनी परचेजेस की हैं, क्या प्रॉफिट है। ऐसे ही है, ज़रा मुझे बनवाएंगे, मुझे नहीं आती P&L कैसे बनाते हैं। क्या आएगा सबसे पहले? दुकान का नाम बताएं, क्या रखना है? मौज़म स्टोर रख देते हैं, मौज़म जनरल स्टोर, ठीक है। क्या आएगा सबसे पहले? सेल्स, लेस क्या करेंगे हम? लेस हम करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे? एक्सपेंसेस लेस करवाएंगे, जिसमें सैलरीज, बिल, सारा कुछ शामिल होता है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसा ही है, ओके। सेल्स टैक्स का ताल्लुक जो है ना, डैट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस, जिसके साथ है आपके बिजनेस के साथ है। अब हम सेल्स टैक्स पढ़ने लगे हैं, आपने ये अपने पर्सपेक्टिव पे नहीं देखना कि हम इंडिविजुअल कंज्यूमर हैं कैसे चलेगा, आपने इसको अपने पर्सपेक्टिव पे नहीं देखना, आप समझेंगे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, कारोबार के पर्सपेक्टिव पे, दुकान के पर्सपेक्टिव पे देखेंगे कि दुकानदार क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, उसके पर्सपेक्टिव पे देखना है, ठीक है। आप सबके पास एक चीज़ पड़ी हुई है, जैसे बात दो ही पड़ी हुई है, ज़रा इसके ऊपर एक कीमत प्रिंट की गई है, कीमत देखेंगे क्या? कहीं पे देखें, ज़रा पकड़ें, आपको नहीं मिले? फ्री की चीज़ लेते होते हैं, स्वाब मिलता है। अच्छा फिर ठीक है, कीमत प्रिंट है, ऊपर होती है लेबल, ऊपर कीमत प्रिंट है, एक्सपायरी के बाद कीमत भी लिखी होती है। अच्छा 2 नंबर है, 1 मिनट, हम एक्सपोज तो नहीं हो गए? दिखाना, स्मगलिंग वाले। चेक करे, सेल टैक्स लिखा ही नहीं हुआ इसने। नहीं, लेबल मिस हो गया इसका, लेकिन सबका लेबल मिस हो गया, ये 2 नंबर ही होती है। खैर एनीवेज, आप लोगों ने देखा होगा, आप चीज़ें परचेज करके आते हैं, सामान लेके आते हैं, आप लोग सेल्स टैक्स पे करते होंगे, देखा होगा। आप अक्सर देखते हैं, आप बेकरी जाते हैं, बिल लेके आते हैं, बिल के ऊपर सेल्स टैक्स लिखा होता है। आप एम्पोरियम चले जाएं, किसी शॉपिंग मॉल चले जाएं, कोई इनवॉइस लेके आते हैं, उसके ऊपर सेल्स टैक्स ऐड किया होता है। हमने देखना है कि वो सेल्स टैक्स होता क्या है, किस तरह कस्टमर्स से कलेक्ट किया जाता है, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे सीखना है। आपके माइंड में अब कस्टमर नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? वो बिज़नेस, वो दुकान, वो कंपनी, वो इदारे के पर्सपेक्टिव पे आपने देखना है। अच्छा मुझे बताएं, हम बात करें स्टोर की, सेल्स किसको करते हैं? कस्टमर को। अब क्या इसका मतलब होता है कि एक कस्टमर है, कस्टमर चल के आता है बिजनेस के पास, वो इससे क्या करेगा? सामान जो है बाय करेगा, सामान लेके जाएगा और बदले में क्या करेगा? इसको पेमेंट करेगा। ऐसा ही है। अब जब ये सामान लेगा तो बिजनेस इसे क्या देगा? एक इनवॉइस जनरेट करेगा। आप जब सामान लेते हैं, आप जाएं केक्स एंड बेक चले जाएं, ये जो आपका यूरो स्टोर है यहाँ चले जाएं, जब कोई भी सामान लेते हैं
आपको इनवॉइस मिलती है, ऐसे ही है। उस इनवॉइस पे क्या लिखा होता है कि यहाँ पे क्वांटिटी लिखी होती है, यहाँ पे रेट लिखा होता है कि ये क्वांटिटी है, ये आपका रेट हो गया 100 रुपीज़ का। फिर यहाँ पे लिखा होता है उसने 18% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कितना ऐड किया होगा, 18 रुपीज़, और आपको कितना बिल समाएगा 118 का। इसका मतलब जब एक कस्टमर सामान खरीदेगा, कस्टमर सामान खरीद के इस बंदे को कितने पैसे पे करेगा, 118। एग्री करते हैं? ये जो 118 रुपीज़ पे किए गए हैं, ज़रा इसमें से बताएं इस 118 में से गुड्स के पैसे कितने हैं और टैक्स कितने? 100 रुपीज़ क्या है गुड्स के, इसको हम कहते हैं वैल्यू। क्या कहते हैं? वैल्यू। और इसने क्या पे किया है, 18 रुपीज़, ये क्या कहलाएगा, इसका सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। ऐसे ही होता है। याद रखिएगा यहाँ पे कि जो बिजनेस कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, टैक्स कलेक्ट कर रहा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। आपने, आपका बिजनेस है, आपकी दुकान है, आप कस्टमर को सेल कर रहे हैं, जो कस्टमर से आप टैक्स कलेक्ट कर रहे होंगे वो क्या कहलाएगा आपके लिए? आउटपुट टैक्स। क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स। बिकॉज आपने सेल्स की हैं, सेल्स की हैं, आपके बिजनेस में से गुड्स बाहर गई हैं, कस्टमर ने ख़रीदा, कस्टमर ने ख़रीदा तो उसने आपको पेमेंट की है, उसने 100 रुपया पे किया, साथ उसने आपको 18 रुपीज़ भी पे किए हैं। ये जो 18 रुपीज़ आपने कस्टमर से वसूल किए हैं, ये क्या कहलाएगा आपका? आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। इसे हम क्या कहेंगे? आउटपुट टैक्स कहेंगे। डन। अब जो आप सामान बेच रहे हैं, क्या ये सामान कहीं से खरीद के लाए होंगे? जाहिर बात है, अगर आप कोई दुकानदार हैं, सामान जो बेच रहे हैं कहीं से ख़रीदा होगा, किसी फैक्ट्री से, किसी होलसेलर से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से। जिससे ख़रीदा होगा उसको आपने टैक्स नहीं पे किया होगा। जब आप कहीं और से सामान लेके आए होंगे, उसने भी आपको इनवॉइस दी होगी, आपने इनवॉइस ली होगी, उसके ऊपर जितना भी टैक्स बनता था वो आपने पे किया होगा। ऐसा ही है, जो आपने पे किया होगा वो आपके लिए क्या कहलाता है? इनपुट टैक्स। क्या कहलाता है? इनपुट टैक्स। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखना क्या है, हमने बेसिकली देखना होता है कि सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। क्या देखनी है? सेल्स टैक्स लायबिलिटी। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? आउटपुट टैक्स लेस हम इसमें से करेंगे इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का मतलब है जो हमने कस्टमर से जब सेल्स की थी, जो टैक्स कलेक्ट किया था, वो मेरा क्या कहलाता है? आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है? जो मैं सामान परचेज करके आया था, उस वक्त जो मैंने पे किया था, वो मेरा क्या कहलाता है? इनपुट टैक्स। गवर्नमेंट कहती है जो आपने आउटपुट टैक्स वसूल किया है, उसमें से जो आपने इनपुट टैक्स पे किया है वो लेस करवा दो, रिमेनिंग अमाउंट हमें क्या कर दो? पे कर दो। इसे हम क्या कहते हैं? सेल्स टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। और हमने सेल्स टैक्स में यही चीज़ जो है वो क्या करनी है? कैलकुलेट करना सीखनी है। हमने क्या करनी है? सेल्स टैक्स में यही चीज़ जो है वो कैलकुलेट करना सीखनी है कि सेल्स टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे गवर्नमेंट को टैक्स पे होता है, हमने ये देखना है। पहली बात है, हम ये किसके पर्सपेक्टिव पे पढ़ रहे हैं? बिजनेस के। आप सेल्स किससे करते हैं? कस्टमर से जब आप सेल करते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे के साथ जो आप टैक्स वसूल करते हैं वो आपका क्या कहलाता है? और जब आपने सामान खरीदा होता है, जो आप पे करके आए होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट टैक्स में से अगर हम इनपुट टैक्स लेस करवा दें तो जो रिमेनिंग आएगा वो हमने क्या करना है? गवर्नमेंट को पे करना होता है। यही चीज़ हमने सीखनी है और यही हमारा न्यूमेरिकल है, यही हम जाके रिटर्न्स में सीखेंगे। प्रैक्टिकल दुनिया में भी आपने ये करना होता है कि सेल्स टैक्स लायबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट होती है। क्लियर है? क्या होता है आउटपुट टैक्स? बैठा रहे, सांस लेके सुकून से। क्या होता है आउटपुट टैक्स? जो कस्टमर से वसूल करते हैं ना, जो कस्टमर को देते हैं, जो वसूल करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? इनपुट टैक्स क्या होता है?
जहाँ से आपने ख़रीदा होता है, गुड्स ली होती हैं, उस वक्त जो आप टैक्स पे करके आते हैं वो क्या कहलाता है? आपका इनपुट टैक्स कहलाता है। और सेल टैक्स लायबिलिटी क्या कहलाती है? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करना हमारी क्या कहलाती है? सेल्स टैक्स लायबिलिटी। ये चीज़ हमने सीखनी है। आउटपुट टैक्स आपको क्लियर है? इनपुट टैक्स क्लियर है? तो बताएं क्या होता है आउटपुट टैक्स सारे? आउटपुट टैक्स क्या होता है? ये मिटा दूं? सेल्स टैक्स के ना मल्टीपल नाम इस्तेमाल होते हैं। हम इसको सेल टैक्स भी कहते हैं, हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं, हम इसको वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं, हम इसको मल्टी स्टेज टैक्स भी कहते हैं। सेल्स टैक्स के मुख्तलिफ नाम जो हैं इस्तेमाल होते हैं। ज़रा इस पर डिस्कस करते हैं कि इनका मतलब क्या है और क्या नहीं है। सप्लाई चेन क्या होती है? आइडिया है? सप्लाई चेन क्या होती है? कभी नाम सुना होगा? सप्लाई चेन क्या होती है? क्या होती है सप्लाई चेन? आपने फील नहीं करना, किसने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है? क्या होती है सप्लाई चेन? सप्लाई चेन क्या होती है? थोड़ा सोचो, सप्लाई चेन क्या होती है? सप्लाई चेन सोच लें, क्या होती है सप्लाई चेन? क्या होती है? चले मुझे एक बात बताएं, आपको शदीद भूख लगी हुई है और आपने लेस खानी है, कैसे खाएंगे? मुंह से? मुझे पता था। दुकान से लेने जाएंगे कि जाके पेप्सी को कॉल करेंगे? बताएं। दुकान से। दुकान के पास वो कैसे आई होगी? पेप्सी वालों ने किसको दी होगी जिसके पास पहुंची है? होलसेलर। अब कौन सा होगा होलसेलर? अब आप खुद सोचें कि आपने फॉर एग्जांपल ये मार्कर बाय करने, आप मार्कर बाय करने जा रहे हैं ये एक दुकान के ऊपर, वो है लाहौर में, इसकी पियानो की फैक्ट्री लगी है कराची में फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल। तो कराची में फैक्ट्री लगी हुई है और मुझे लाहौर में मार्कर अवेलेबल हो रहा है, कैसे? नेशनल, आप कहते हैं जी बिरयानी खानी है, लेके आते हैं मसाला, नेशनल का लेके आते हैं। अब फैक्ट्री लाहौर में नेशनल की नहीं, लेकिन नेशनल का वो मसाला पूरे पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल है। तो कैसे अवेलेबल होता है उसके लिए ज़रा हमने देखना पड़ेगा किस चीज़ को? सप्लाई चेन को। अब सप्लाई चेन बेसिकली क्या होती है? सप्लाई चेन कहते हैं कि हम सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन को, किसको? सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन को, जिसके ज़रिए कस्टमर तक हम क्या करवा रहे होते हैं? गुड्स को पहुंचा रहे होते हैं। आपने ये मार्कर लेना है, आप कस्टमर हैं मार्कर के, अब आपके तक ये कैसे मार्कर पहुंचाया जाएगा वो फैसला करना है हमें। अब सप्लाई चेन में होता क्या है? बेसिकली सबसे पहले आता है हमारे पास इंपोर्टर। कौन आता है? इंपोर्टर। इंपोर्टर कहते हैं वो बंदा जो पाकिस्तान में गुड्स को, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंपोर्टर कह रहे होते हैं। अब ये मार्कर है, इसका जो होगा रॉ मटेरियल, ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, प्लास्टिक है, कोई इंपोर्ट कर रहा होगा, ऐसे ही है ना? इंपोर्टर क्या करता है? गुड्स को इंपोर्ट करता है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करने के बाद किसको देगा? मैन्युफैक्चरर को। अब मैन्युफैक्चरर वो बंदा है जिसने इन गुड्स को बनाना है। अगर इनका प्लांट लगा हुआ है पाकिस्तान में, तो ये क्या होगा? ये प्लास्टिक के लेके आएंगे ग्रेन्यूल्स,
क्या करेंगे, अपनी फैक्ट्री में लेके जाएंगे, उससे क्या करेंगे, मार्कर बनाएंगे। तो ये क्या होंगे, मैन्युफैक्चर। अब इसने मार्कर बना लिया है, इस्तेमाल मैंने करना है, मैं कभी भी जाके इनसे बाय नहीं करूँगा। ये क्या करेंगे, ये बनाने के बाद आगे पूरी सप्लाई चेन को अपनी एक्टिव करेंगे। ये किसको बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को। किसको बेचेंगे, किसको बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर वो बंदा है जो मैन्युफैक्चरर से सामान लेता है और आगे क्या करता है, सामान बेच रहा होता है। जैसे पेप्सी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कंपनी एक है लेकिन पूरे मुल्क में बेची जा रही है। अब डिस्ट्रीब्यूटर सामान किसको बेचता है आगे जाके, होलसेलर्स को। किसको बेचता है, होलसेलर्स को। ये बड़े बड़े दुकानदार होते हैं जो आपकी अकबरी मंडी है, सारे ये क्या है, होलसेलर्स। जो बड़ी बड़ी दुकानें, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, माल फेंक देता है। फिर जो है ये लोग छोटे दुकानदारे, ये क्या करते हैं, जाके इनसे सामान लेते हैं। और वो कौन होते हैं, रिटेलर्स। वो क्या होते हैं, रिटेलर। ये वो लोग होते हैं जो गली मोहल्ले में दुकान खोल के बैठे होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, रिटेलर। और रिटेलर किसको सामान बेचता है, एंड पे कस्टमर को बेच रहा होता है। ये हमारा क्या कहलाता है, तो सप्लाई चेन। तो आप देखें, इंपोर्टर से बात शुरू होती है और कहाँ जा रही है, कस्टमर तक। ये जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन बीच में इन्वॉल्व हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, सप्लाई चेन कह रहे होते हैं। बेसिकली हर बंदे का मकसद क्या होता है कि हमने सामान किसको बेचना है, कस्टमर को। उस कस्टमर तक हमने सामान पहुंचाना कैसे है, वो हमने यहाँ पे डिटरमिन करना होता है सप्लाई चेन में। डन। अब देखें, एक बंदा क्या करेगा, जब सामान अगले बंदे को बेचेगा, उससे क्या लेगा, टैक्स लेगा। जो टैक्स लिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स। यही पढ़ के आए हैं। ज़रा देखिएगा कि सप्लाई चेन किस तरह काम करती है, इसको ज़रा समझिएगा। कैलकुलेटर निकालें ज़रा, सबके पास कैलकुलेटर होंगे ना। अब ज़रा हम एक सप्लाई चेन देखते हैं किस तरह काम करती है। अभी सिर्फ मैं ये समझाऊंगा आपको कि इसको हम मल्टी स्टेज टैक्स क्यों कहते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं, या हम इसको वैल्यू एडेड टैक्स क्यों कहते हैं। हम ये ज़रा सप्लाई चेन के ऊपर ही काम करते हैं। हम 3 कॉलम जो हैं बना लेंगे। एक कॉलम हम बनाएंगे, ये होगा इनपुट टैक्स का, जिसका कॉलम होगा इनपुट टैक्स का। दूसरा हम कॉलम बनाएंगे किसका, आउटपुट टैक्स का। और तीसरा हम कॉलम बना देंगे पे टू गवर्नमेंट का। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, रेफरेंस दिखाएगा ज़रा। ये नहीं, वो दिखाया सेकंड वाला। आप इसको समझने के लिए चैप्टर नंबर 22 का पेज नंबर 464 खोल लीजिएगा ताकि आपको समझ आए। ये ले। अब देखें, इनपुट टैक्स क्या होता है, जो हम पे करते हैं। आउटपुट टैक्स क्या होता है, जो हम वसूल करते हैं। ऐसे ही है, इनपुट टैक्स क्या है, जो हमने पे किया है। आउटपुट टैक्स क्या है, जो हमने रिसीव किया है। एक इंपोर्टर है, इंपोर्टर कहते हैं उस बंदे को जो पाकिस्तान में रॉ मटेरियल या पाकिस्तान में गुड्स को क्या कर रहा होता है, इंपोर्ट कर रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंपोर्टर। पाकिस्तान में रॉ मटेरियल, गुड्स, हर चीज़ जो है क्या होती है, इंपोर्ट होती हैं, फिर आगे बिकती हैं। अगर ये प्लास्टिक का मार्कर बन रहा है, जो इसका रॉ मटेरियल है, वो क्या होगा, इंपोर्ट होगा, फिर फैक्ट्री में जाएगा, फिर क्या होगा, गुड्स बन रही होंगी। इज दैट क्लियर। अब एक इंपोर्टर है, फॉर एग्जाम्पल, वो 10,000 रुपये का सामान इंपोर्ट करता है। कितने का, 10,000 रुपये का सामान इंपोर्ट करता है। जब ये सामान इंपोर्ट करेगा ना, जैसे ही पहुंचेगा वेयर हाउस में, गवर्नमेंट क्या करेगी, इससे टैक्स वसूल कर लेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स वसूल कर लेगी। 10,000 रुपये के ऊपर 18% के साथ कितना बनेगा, 1800। आप मुझे बताएं, इंपोर्टर ने 1800 टैक्स पे किया जब उसने गुड्स इंपोर्ट की हैं। इंपोर्टर ने 1800 टैक्स पे किया है जब उसने गुड्स इंपोर्ट की हैं। जो इसने पे किया है, इसके लिए क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स। क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स। हम यहाँ लिख देते हैं कि जी इंपोर्टर ने कितना टैक्स पे किया, 1800 टैक्स जो है वो पे किया, इनपुट टैक्स। डन।
क्लियर है? इस पर किसी का डाउट? अब मुझे बताएं, एक इंपोर्टर जो है 10,000 रुपये का सामान इंपोर्ट करता है, आगे वो कितने का बेचेगा मैन्युफैक्चरर को? कितने का बेचेगा? कितने का बेचेगा? कोई बड़े गरीब आदमी, ऐसे लोग कारोबार करेंगे। इंपोर्ट किया 12 का बेचो यार, बंदा ख्वाब तो ऊंचे देख लेते हैं। वो देखो 14,000 चेक करो, इतना भी नहीं है ना, 16,000 करते हैं। 17,300 का कितने का सामान बेचा इसने? ये मैन्युफैक्चरर को सेल करता है 17,350। डन है, पैसे हैं तेरे पास। कितने का सेल किया? 17,350 का। अब मैन्युफैक्चरर गया इसके पास, जी मुझे सामान बेच दें। इसने कहा ठीक है, कितने का दी? 17,350 का बेचूंगा। इनवॉइस आई, कहेगा ये आपका सामान है, लेकिन क्या करेगा, इसके ऊपर वो 18% टैक्स भी तो लेगा। 17,350 के ऊपर वो कितना टैक्स लेगा मैन्युफैक्चरर से बताएं? कितना लेगा? मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे। 3,000 3123। ये टैक्स क्या करेगा? वो रिसीव करेगा मैन्युफैक्चरर से। ऐसे ही है, क्या करेगा? रिसीव। जो इसने रिसीव किया इसके लिए क्या बनेगा? आउटपुट टैक्स। ये क्या आ जाएगा इसका? आउटपुट टैक्स। ऐसे ही है। अब कैसे करेगा गवर्नमेंट को पे? गवर्नमेंट कहती है आउटपुट टैक्स जो आपको मिला इसमें से अपना इनपुट टैक्स लेस करवा लो, रिमेनिंग जो बनता है हमें पे कर दो। तो कितना गवर्नमेंट को पे होगा? जरा लिखें, 3123 माइनस 1800 कितना बनता है? 1323। ये गवर्नमेंट को इंपोर्टर जो है वो जमा करवा देगा। डन, समझ आई? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है मेरे से पूछे, हम इसको डिस्कस करके एंड करके फिर आगे चलेंगे। किसी को कोई मसला है, एनी प्रॉब्लम बाय एनीवन, बताए। कोई लाइक इसमें शर्म वाली बात नहीं है, हेजिटेशन वाली बात नहीं है, पूछें अगर किसी को समझ नहीं आया तो। फिर मैं आगे चलता हूँ। करते हैं, चलेगा पता नुकसान किसको होता है। पाकिस्तान कितना अच्छा मुल्क है, बताता हूँ मिनट पे किसको नुकसान होना है। हाँ भी किसी का मसला, कोई प्रॉब्लम? अब मैन्युफैक्चरर ने कितने का सामान खरीदा है? 17,350 रुपये का। मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स पे किया है? 3,123। ये मैन्युफैक्चरर ने 17,350 का सामान लिया, टैक्स कितना पे किया? 3,123 का। जो इसने पे किया 3,123, वो क्या बनेगा इसके लिए? इनपुट टैक्स। क्या बनेगा? इनपुट टैक्स बनेगा। अब आप खुद सोचें, मैन्युफैक्चरर है, रॉ मटेरियल लेके आएगा, गुड्स बनाएगा, प्रॉपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगी, लेबर, मटेरियल, ओवरहेड, तैयार करके गुड्स बेचेगा। ऐसे ही है, कितने की बेचेगा? जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चर गुड्स को लेके आता है, बनाता है और वो आगे सेल करता है डिस्ट्रीब्यूटर को 40,000 की। कितने की? 40,000 की। जब डिस्ट्रीब्यूटर को सामान बेचेगा, कहेगा भाई ये चीज़ कितने की है? 40,000 रुपये की। इनवॉइस लेके आएगा और इस इनवॉइस के ऊपर क्या करेगा? 40,000 के हिसाब से वो टैक्स भी चार्ज करेगा। कितना बनेगा? 7200। अब ये 7200 इसने क्या किया? जब सेल की है तो डिस्ट्रीब्यूटर से वसूल किया। जो आप रिसीव करते हैं वो आपको क्या कहलाता है? आउटपुट टैक्स। कितना होगा? 7,200। अब आउटपुट टैक्स कितना आया इस बंदे का? 7,200। इसने कितना पे किया था? 3,123। एडजस्ट कर लेगा। रिमेनिंग कितना आएगा? 40। ये क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे कर देगा। डन। अब डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर ने कितने का सामान लिया है और डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना टैक्स पे किया था?
जो डिस्ट्रीब्यूटर ने टैक्स पे किया वो इसका क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स। ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखें कि एक बंदे का आउटपुट टैक्स जो है वो दूसरे बंदे का क्या बनता है? इनपुट। इसका जो आउटपुट टैक्स था इसने वसूल किया था, इसका आउटपुट टैक्स था। इसने पे किया था, इसका क्या था? इनपुट टैक्स है। इसने ये 7200 रिसीव किया है, इसलिए क्या है? ये मैन्युफैक्चरर का आउटपुट टैक्स है। 7200 पे किसने किया है? डिस्ट्रीब्यूटर ने। जिसने पे किया होगा इसके लिए क्या कहलाएगा? ये इनपुट टैक्स। डन। अब इसने 40,000 रुपये का सामान लिया। अब ये इनके पास मार्जिन कम होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ये कितने का बेचेगा? 45 का बेच देते हैं। चलो 50 का यार, तो क्या रोएगा फिर। कितने का बेचता आगे होलसेलर को? 50 का। अब 50 के ऊपर कितना टैक्स लेगा ये? 18% के हिसाब से कितना आता है? 18,000 नहीं? अबे रेट तो सही लगाओ। जब इसने सेल किया 50,000 रुपये का, होलसेलर को कितना टैक्स वसूल किया? 9,000। कितना टैक्स आया आउटपुट? 9,000। इसने कितना पे किया हुआ था? 7200। कितना बचा रिमेनिंग? ये क्या कर देगा? गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब होलसेलर है, उसने सामान कितने का लिया है? 50,000 का। उसने 50,000 के ऊपर कितना टैक्स पे किया है? 9,000। जो होलसेलर ने पे किया है वो इसका क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स। अब ये कितने का बेचेगा आगे डिस्ट्रीब्यूटर को? 55,000 का। नहीं, मार्जिन कम होता है, प्रैक्टिकल आओ ना। तो जब ये बेचेगा रिटेलर को, कितना टैक्स लेगा? 9,900। जो इसने रिटेलर से टैक्स रिसीव किया वो क्या कहलाएगा इसके लिए? आउटपुट टैक्स। ये इसका आ गया आउटपुट टैक्स। और कितना पे करेगा गवर्नमेंट को? ये एडजस्ट करवा के 900। डन। अब रिटेलर ने सामान कितने का लिया? ये 55,000 का सामान लिया है। किसने? रिटेलर ने। रिटेलर ने जो टैक्स पे किया होगा वो कितना कहलाएगा? 9,900। कितना कहलाएगा? 9,900। अब ये रिटेलर भाई साहब जो हैं ये आगे सेल किसको करते हैं? हमेशा एंड कंज्यूमर को। कस्टमर कहाँ आता है? दुकानदार के पास। आप समझो ये केक्स एंड बेक है, यूरो स्टोर है, मेट्रो है, कारफूर है, जो भी दुकानें हैं वो है। यहाँ पे कौन लोग जा रहे हैं? हम लोग सामान खरीदने के लिए। ये हमें सामान कितने का बेचेगा? कितने का बेचा? 60 का। अब 60,000 का सामान बेचेगा आपको, कहेगा जी जीएसटी लगना है 18%। कितना लगाएगा? कितना बनता है? 10,800। और आपको टोटल इनवाइस कितनी देगा वो? 70,800 की। जब कस्टमर सामान खरीद के लेके आएगा तो कस्टमर कितना पे करेगा? 70,800। इसमें 60 होगा गुड्स का और 10,800 किसका होगा? टैक्स। अब ये इसने क्या किया? कस्टमर से टैक्स कितना रिसीव किया है? 10,800। ये क्या कहलाएगा इसके लिए? ये क्या कहलाएगा इसके लिए? आउटपुट टैक्स। आउटपुट से इनपुट लेस करे कितना आया? ये क्या हो? 900। ये भी 900 था, 9,000 नहीं था। ये कितना होगा गवर्नमेंट को पे करेगा? 900 ये गवर्नमेंट को पे कर रहा होगा। और यहाँ पे 1800 भी आएगा, बिकॉज इसने जब गुड्स इंपोर्ट की थी तो इसने 1800 भी गवर्नमेंट को पे किया था। अब देखें, यहाँ तक कस्टमर ने जब गुड्स खरीदी हैं 60,000 रुपये की, कस्टमर ने कितना टैक्स पे किया है? 10,800। उससे पहले आप देखें रिटेलर तक, अगर कोई बंदा दूसरे बंदे को सेल कर रहा है, क्या वो अपना टैक्स एडजस्ट नहीं कर रहा? कर रहे? देखें, बात करते हैं इंपोर्टर की। इंपोर्टर ने, ध्यान से सुनिएगा, आपको लाइक जितना भी है कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। आपने इंपोर्ट किया 10,000 रुपये का, इंपोर्ट किया 1800 टैक्स था, आपने 1800 क्या कर दिया? गवर्नमेंट को पे कर दिया। डन। फिर आपने सामान इंपोर्ट करके बेचा कितने का? 17,350 का। टैक्स कितना वसूल किया आपने?
3123 ये क्या था आपका आउटपुट टैक्स था। जब आपने ये कस्टमर से आउटपुट टैक्स लिया, उसने आपको 3123 रुपये पे किए। इस 3123 रुपये में से आपने जो 1800 गवर्नमेंट को पे किया था आपने वो साइड पे रख लिया, बाकी बना 1323 रुपये वो आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया। क्या आपकी जेब के ऊपर, इंपोर्टर की पॉकेट के ऊपर इस सेल्स टैक्स का कोई इंपैक्ट आया? उसकी जेब में से कोई 1 रुपया भी क्या है? उसने जब सेल किया है उसने सारा टैक्स क्या कर लिया? रिकवर करवा लिया। ऐसे ही है। अब देखें, मैन्युफैक्चरर आया, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स परचेज की, इसने कितना टैक्स पे किया था? 3123 ये पे करके आया था। जो इसने पे किया था वो इसका क्या था? इनपुट टैक्स था। जब इसने ये गुड्स बेची 40,000 रुपए की, किसने कितना टैक्स वसूल किया? 7,200। अब इस बंदे के पास 7,200 रुपये टैक्स आया है। ये क्या करेगा? इस 7,200 रुपये में से अपने 3,123 रुपये साइड पे रख लेगा, बिकॉज इसने क्या किया हुआ है? गवर्नमेंट को पे किया हुआ है। एक्स्ट्रा कितने पैसे आए इसके पास? 4,077 रुपये। ये क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब आप खुद देखें, मैन्युफैक्चरर जिसने गुड्स बना के बेची हैं, क्या इसकी जेब के ऊपर 1 रुपये का भी इंपैक्ट आया? इसने 7,000 रुपया ले लिया अगले बंदे से, जो इसने पे किया था, इसने इस 7200 में से ये पैसे वापस रख लिए, जो एक्स्ट्रा इसने क्या कर दिया? गवर्नमेंट को पे कर दिया। क्या इससे कोई बर्डन आया? कोई फील हुआ? नहीं। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने कितने का सामान लिया था? 40,000 का। कितना टैक्स पे कर गया डिस्ट्रीब्यूटर ने? 7200 का। अब इसको बड़ा महंगा लगा होगा, ये मैंने इतना टैक्स पे किया है। इसने आगे सामान भेजा 50,000 रुपये का, इसने कितना टैक्स वसूल कर लिया? 9,000। अब जब इसने टैक्स वसूल किया 9,000 होलसेलर से, इसके पास आया 9,000 रुपया। इसने इस 9,000 रुपये में से अपना 7200 क्या कर लिया? साइड पे कर लिया। इसके पास एक्स्ट्रा कितने पैसे आए थे? 1,800। इससे क्या कर दिया? गवर्नमेंट को पे कर दिया। क्या इस डिस्ट्रीब्यूटर की जेब के ऊपर कोई फर्क पड़े? उसे कोई इंपैक्ट आया? उसे कोई फील हुआ सेल्स टैक्स का? नहीं। अब होलसेलर है, उसने सामान लिया, टैक्स कितना पे किया? 9,000। आगे सेल किया, कितने पैसे मिले? 9,900। इसने इस 9,900 में से अपना 9 जो पे किया साइड पे कर लिया। एक्स्ट्रा कितना था? 900। इसने क्या कर दिया? पे कर दिया। इसे कोई फील हुआ? नहीं। इवन रिटेलर सामान लेके आया, टैक्स कितना पे किया था? 9,900 का। इसने बेचा, टैक्स कितना वसूल किया? 10,800 का। 10,800 में से इसने अपना पैसे एडजस्ट किए, रिमेनिंग जो है वो क्या कर दिया? गवर्नमेंट को पे। क्या इसको कोई बर्डन आया? नहीं। एंड पे सामान किसने खरीदा था? कितने का सामान लिया? 60 का। कितना टैक्स बनता था? ये सारा किसने पे किए? बर्डन इस पे आया। तो इसलिए से हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। कि हम इनडायरेक्टली किससे टैक्स वसूल करवा रहे हैं? कस्टमर से ले रहे हैं। इस टैक्स का सारा बर्डन किसके ऊपर आएगा? कस्टमर के ऊपर आएगा। सप्लाई चेन में जितने भी लोग हैं वो इससे क्या हो जाएंगे? आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है। देखिए, 2 तरह की टैक्सेशन है जो पाकिस्तान में चलती नहीं, जो दुनिया में चलती है। एक होती है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? कि हम उस बंदे की इनकम के ऊपर डायरेक्टली टैक्स लगाएं। जिसकी इनकम है उसी से टैक्स लिया जाए। जिसकी इनकम ज़्यादा है उससे टैक्स भी क्या लेंगे? ज़्यादा लेंगे। जिसकी इनकम कम है उससे टैक्स भी क्या लेंगे? हम कम ले रहे होंगे। ये एक अच्छा सिस्टम है। लेकिन क्या पाकिस्तान में हर बंदा अपनी इनकम बताता है? बताएं। एक क्वेश्चन आप लोगों से, ये जो गली मोहल्ले में जो सब्जियां बेच रहे होते हैं, हॉकर्स होते हैं, ये ऑन एवरेज कितने रुपए कमाते होंगे पर मंथ? डू यू हैव एन आइडिया? मुझे भी लगा दे यार। कितने? एटलीस्ट जो इनके प्रॉफिट मार्जिन हैं 70 से 80 हज़ार रुपया पर मंथ कमा रहा है। ये मरे से मरा फ्रूट बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, ये वो जो गलियों में बेच रहे हैं, जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, वो 1.5 लाख तक कमा रहे होते हैं। अब इनकी इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है। स्टाइपेंड कितनी होती है? 700। एक भिखारी रोज कितने के पैसे कमाते हैं? चलें, अगर आप कभी लाहौर में एंटर होते हैं तो एक दरबार आता है। उस दरबार पे कुछ लोग बैठे होते हैं,
उनकी फैक्ट्री की, जो लोग बैठे फैक्ट्री चला रहे हैं, उनका बिजनेस है, कितना पर मंथ कमाते होंगे ज़रा बताएं। एक है सीजनल इनकम रमज़ान वाली, वो तो आप काउंट ना करें ना, वो तो सुपर प्रॉफिट है। एक नॉर्मल कितने पैसे कमा रहा होगा? क्यों दिल खराब कर रहा है मेरा? अब आप यहाँ पे आते हैं, इशारों पे देखते हैं, ये जो वाइपर्स लेके साफ करते हैं गाड़ियाँ, ये भी रोज़ का तकरीबन 1500-2000 रुपये निकाल रहे हैं। पैसे कमाने के नहीं कमा रहे? क्या इनकी इनकम का गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप बाज़ारों में जाते हैं, छोटे मोटे दुकानदार बैठे हैं फट्टों के ऊपर, पैसे कमा रहे हैं, कोई रिकॉर्ड है? नहीं है। मैं पिछले में हुआ था वाकया कि दो दुकानदार देखा था आपस में, दो अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं, दुकानें के फट्टा समेट रहे हैं इशरे मोड़ के ऊपर, और आपस में बहस करें, यार मेरा नुकसान हो गया, क्यों? मेरी 3 लाख की सेल्स हुई है, मेरी सेल 4 लाख की हुई है एक संडे की, फटे हुए कपड़े। और मैं उनका मुंह देख रहा हूँ, ना इन्होंने IAS 16 पढ़े, ना इन्होंने FR1 पास किया है, ना इनको टैक्स का पता है कुछ, बट क्या कर रहा है भाई, मेरी सेल 3 लाख की है आज, मेरी सेल 4 लाख की है, चल रहे हैं। अब उन बंदों की इनकम गवर्नमेंट को नहीं पता, ये छोटे मोटे दुकानदार जो है कितने पैसे कमा रहे हैं गवर्नमेंट को नहीं पता। तो हमारा जो इकोनॉमी में जो एक बड़ा सेक्टर है वो अनटैक्स्ड इसीलिए कि हम उनकी इनकम को ट्रेस ही नहीं कर पा रहे। फैक्ट है कि नहीं? तो गवर्नमेंट क्या करे? टैक्स लेगी। गवर्नमेंट कहती है जी मैं आपकी सिमें बंद कर दूँ, कर दो बंद, नहीं ले लेंगे। ये कर दूंगी, ठीक है हम JB फ़ोन इस्तेमाल कर लेंगे, वैसे हर जगह वाईफाई लगा होता है, हमें सिम की नीड ही नहीं है, ये कर रहे हैं वजह। तो डायरेक्ट टैक्स तो लोग पे ही नहीं करते। फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर टैक्स वैसे पे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये स्पेंडिंग तो करेंगे। मतलब एक भिखारी फुल डे अपनी दुकान खोलता है, अपनी फैक्ट्री ओपन करता है और बैठता है फैक्ट्री ऑन करके, शाम को उठता है, फैक्ट्री को लॉक करता है, तो कम से कम 2-3 हज़ार तो कमाता है एक भिखारी। और उठते सादे पहला काम क्या करता है? स्टिंग पीता है, गोल्ड लिफ पीता है, ये मार्वन क्या पीता है? तू बता ना, तू पीता नहीं आजकल? गोल्ड लिफ। 2 काम तो उससे करने हैं। फिर घर वालों के लिए कुछ सामान लेगा, शॉपिंग लेगा। तो एक भिखारी जिसने भीख भी मांगी है ना, जब वो उठेगा पैसे कमाएगा, जब जाएगा स्पेंडिंग तो करेगा। एक दुकानदार जो बैठा हुआ है, जो कभी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा, पैसे कमाएगा, स्पेंडिंग तो करेंगे। ये जो कमा रहे हैं कहीं ना कहीं लगाएंगे तो सही, गाड़ी लेंगे, नहीं तो बेसिक चीज़ें ले लेंगे, रोटी ले लेंगे, आटा ले लेंगे, पानी ले लेंगे, चावल ले लेंगे, दालें ले लेंगे, दूध लेंगे। जब पैसे लगाएंगे, स्पेंडिंग करेंगे, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है अपनी इनकम पर टैक्स ना दें, हम क्या करेंगे आपके एक्सपेंडिचर्स के ऊपर टैक्स ले लेंगे, फिर जो भी होगा सारा आपसे ही निकलवाया जाएगा। इसलिए से हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब देखें सारा बर्डन किसके ऊपर आया? कस्टमर के ऊपर आया है। सारा टैक्स किसने पे किया? कस्टमर ने। ये जितनी चीज़ें आप लोग खरीद रहे हैं, जिनके ऊपर आप सेल्स टैक्स पे करके आते हैं, ये सारा टैक्स किसने पे किया है? आपने। आप जब दुकान पे जाते हैं, आपको इनवॉइस मिलती है, उसके ऊपर जब GST लिखा हुआ आता है, तो आपको चल जाना चाहिए पता कि भाई जब से चीज़ बनी, बनने से लेके दुकान तक आने तक जो जो स्टेजेस में आई, जितना टैक्स बना सारा किसने पे कर दिया है? आपने। क्यों? बिकॉज जो इससे पहले लोग थे उन्होंने जितना भी टैक्स पे किया था वो सारा क्या करवा के बैठे होते हैं? एडजस्ट करवा के बैठे होते हैं। इसलिए क्या कहते हैं इसको हम? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। गॉट इट? सेकंड इसका नाम है मल्टी स्टेज टैक्स। देखें हर स्टेज के ऊपर जब इंपोर्टर बेचता है मैन्युफैक्चरर को, आउटपुट टैक्स लेता है, इनपुट टैक्स लेस करता है, गवर्नमेंट को पे करता है। जब मैन्युफैक्चरर सेल करता है डिस्ट्रीब्यूटर को, आउटपुट टैक्स लेता है, इनपुट टैक्स लेस करवाता है, गवर्नमेंट को पे करता है। तो हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ रकम जो है वो गवर्नमेंट को क्या हो रही है? पे हो रही है। इसलिए से हम क्या कहते हैं? मल्टी स्टेज टैक्स भी कह रहे होते हैं। और एक इसका नाम है वैट, जिसे हम कहते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। आपने अक्सर सुना होगा जब आप मोबाइल के पैकेज वगैरह करवाते हैं, इतने % वैट है। वैट क्या होता है कि आप जितनी वैल्यू ऐड करेंगे उतना टैक्स भी इंक्रीज करता जाएगा। देखिए अगर इसका सामान 10,000 का लिया होता और 10,000 का ही बेचता, इसने कोई वैल्यू ऐड की थी? नहीं ना, तो कोई टैक्स नहीं था। इसने 10 का लिया, 17,350 का बेचा, इसने कितने की वैल्यू ऐड की है? 7,350 की। तो 7,350 के पर्सपेक्टिव पे ही क्या हुआ है? टैक्स पे किया। जैसे फॉर एग्जांपल इसने लिया कितने का? 40,000 का, कितने का बेचा? 50,000 का, कितने की वैल्यू ऐड की है? 10,000 की। अब 10,000 का जरा ले 18% क्या जवाब बनता है?
10,000 का 18 में कितना बनता है, इसने कितना पे किया है 1800। तो जितनी आप वैल्यू ऐड करेंगे उतना ही क्या किया जाएगा, टैक्स पे किया जाएगा। इसलिए से हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स कह रहे होते हैं। तो ये है सेल्स टैक्स जो हम क्या कर रहे हैं, आवाम से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखें ये चीज़ कितने की आई थी, 10,000 रुपये की इंपोर्ट हुई, कितने की बिकी है, 60,000 रुपये की। इसके ऊपर टोटल टैक्स कितना बनता है, ज़रा यहाँ से लेके यहाँ तक सम करके बताएं कितना बनता है। 10,000 सारा किसने पे किया, एंड कंज्यूमर ने। तो सारा बर्डन किसके ऊपर आता है, हमेशा एंड कंज्यूमर के ऊपर आता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसको नोट करना है, सब नोट कर लें, कोई सवाल है पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। जिसके पैसे लगे होते हैं उसको हर चीज़ मज़े लगती है, जहर ही मज़े का होता है। भी समझ आई? हमारे मुल्क में जो टैक्सेशन है वो कौन सी है, इनडायरेक्ट। गवर्नमेंट कहते हैं लोग टैक्स पे नहीं करते, वो बात करती है डायरेक्ट टैक्स की। ना पे करें, वो आपसे इस तरह टैक्स क्या करते हैं, निकलवाते हैं। इसलिए आज इस वक्त अगर कोई बच्चा पैदा हुआ ना पाकिस्तान में, उसका अगर फीडर बाई किया गया है तो उसका टैक्स भी गवर्नमेंट ने क्या करवा लिया है, वसूल करवा लिया है। और अगर कोई आज मरा है पाकिस्तान में, जो उसका अर्के गुलाब आया ना, उसका टैक्स भी गवर्नमेंट ने क्या करा लिया है, वसूल करवा लिया। गवर्नमेंट नहीं छोड़ती, इवन मरने के बाद भी टैक्स गवर्नमेंट लेती है। कब्रों पर टैक्स नहीं, अगर आप टैक्स पेयर थे, आप मर गए हैं, ठीक है, नोटिस भेज देंगे कि वो तो मर गए हैं, टैक्स पे कर दें, इतना बनता है उनका। तो जो होता है ना वारसान, उनसे भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कैलकुलेट करती है। गवर्नमेंट कभी नहीं छोड़ती। फॉरेन कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है, इनडायरेक्ट टैक्स कम है। वहाँ पे मेन सिस्टम है वो है बैंकिंग विद होल्डिंग का। वहाँ सैलरी मिलती है टैक्स काट के, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट बेस्ड जॉब कर रहे हैं, आप ऑड जॉब कर रहे हैं, जो भी है, जब वो आपको इवन $10 ही पे करेगा ना, वो आपका टैक्स काट के पे करेगा, और वो गवर्नमेंट को बता देते हैं। क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स ना होने के बराबर है। 1%, 2%, वो भी चंद एक कमोडिटीज़ के ऊपर है। जैसे इंटरनेट पे टैक्स नहीं है, कॉल्स के ऊपर टैक्स नहीं है, तो ये चीज़ जो है उसमें आती है। हाँ नहीं है, नहीं पीटीए टैक्स तो गवर्नमेंट की मजबूरी है ना। अगर एप्पल पाकिस्तान में आ जाए ऑफिशियली लॉन्च कर दे बिंग कंपनी, पीटीए टैक्स रिमूव कर देगी वो। अब वो बिंग कंपनी यहाँ पे आती नहीं है एप्पल वाले, और फिर वो टैक्स लेते हैं। अब सैमसंग जो है, वो जो अपने बजट फ़ोन्स है, वो यहाँ पे सैमसंग ऑफिशियल लॉन्च करता है, उस पर पीटीए टैक्स बहुत कम है। लेकिन जो उनके हायर एंड फ़ोन्स हैं, अल्ट्रा वगैरह हो गए, वो लॉन्च नहीं करता यहाँ पे, वो इंपोर्ट होते हैं, उस पर टैक्स आता है पीटीए का। तो अगर कंपनी यहाँ पे आती है, कंपनी रजिस्टर्ड होती है, कंपनी बेचती है, तो टैक्स कम होगा पीटीए का। बिकॉज क्यों, जो कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे फिर गवर्नमेंट उनसे टैक्स ले लिया करेगी। अब जब कंपनी नहीं आ रही तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर एंड कंज्यूमर टैक्स ले रही होती है। इसलिए बेहतर है आप पीटीए प्रूफ फ़ोन ना लें, जेवी ले लें। नॉन पीटीए में और जेवी में तकरीबन फ़र्क है 40,000 का। प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट इसमें कहाँ हो रहा है, आप टैक्स एडजस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट कहाँ पे है इधर। जो टैक्स लिया वो टैक्स पे कर दिया आपने। हम यहाँ पे सेल्स टैक्स जब बात करेंगे, हम कोई इनकम, कोई प्रॉफिट, कोई लॉस को डिस्कस नहीं करते। हमारा कोई कंसर्न नहीं है आप सामान लॉस पे बेच रहे हैं, प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, मुनाफा हुआ है नहीं हुआ, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ टैक्स के साथ है। सबको फ़ायदा है, नुकसान किसको हुआ है, नुकसान किसी को भी नहीं हुआ, सबको फ़ायदा हुआ है। इंपोर्टर से लेके जो रिटेलर है, सबको फ़ायदा हो रहा है।
हर बंदे ने अपना टैक्स एडजस्ट किया है अपनी वैल्यू के हिसाब से। नुकसान किसको होता है? सारा एंड कंज्यूमर को। सेल्स टैक्स पढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि आप इनकम को और प्रॉफिट को 3 तलाक़ें दे देंगे। आप जानते नहीं है कि इनकम क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, हमें नहीं पता। तो भाई उसका मर्जी है, आप सस्ता बेचें महंगा बेचें। नहीं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मैन्युफैक्चरर का है, 17 के लेके 40 की बेच रहा है। देखो ज़रा, उसका 7,350 का प्रॉफिट मार्जिन है। वो माइट भी फ्री में मैन्युफैक्चरिंग को शॉपर पैक करके बेच दे, मैन्युफैक्चरिंग है ये भी। नहीं, हमारा कंसर्न नहीं है अभी ये। हमारा कंसर्न टैक्स क्या है, इसको वैल्यू एडेड टैक्स क्यों कैसे समझ आ गई, इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कैसे समझ आ गई, मल्टी स्टेज टैक्स क्यों कैसे समझ आ गई। ये चीज़ सारी हमने यहाँ पे सीखनी है कि ये किस तरह चल रहा होता है। अगर हम बात करें ना टैक्स को, सेल्स टैक्स में से अगर आपने मार्क्स सिक्योर करने हैं तो सेल्स टैक्स को हम डिवाइड करेंगे इन 6 एरियाज़ में। सबसे पहले आती हैं सेल्स टैक्स डेफिनेशन। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पेपर में कन्फर्म आता है। अभी जो स्प्रिंग 24 की अटैम्प्ट गई है, इसमें जो पहला क्वेश्चन का पार्ट ए था, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जो मैंने कल आपको दिए भी थे पास्ट पेपर, वो पहला क्वेश्चन था सप्लाई के डेफिनेशंस में से। जस्ट डेफिनेशन थी और उसमें से 5 या 4 नंबर का सिनेरियो जो है उसने पूछा हुआ था। तो डेफिनेशंस है पहली। डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो क्रैम करने वाली होंगी, वो चंद एक ही हैं, 3 से 4 जो रट्टा मार रहे हैं बाय वर्ड। बाकी डेफिनेशंस जो हैं वो कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट होंगी, आप उनका कंसेप्ट सीखेंगे, देखेंगे कि ये इसमें ये चीज़ ऐसे अप्लाई करनी है, ये नॉलेज होगी, आप उसको लेके चल रहे होंगे। और कुछ डेफिनेशन हैं जो रीड ओनली है, जो हमें बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप उन्हें एक दफ़ा पढ़ेंगे वो पेपर में कभी नहीं आती। लेकिन डेफिनेशंस में से एक सवाल आपको पेपर में लाजमी मिलेगा, और इसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं डेफिनेशंस में, वो आपके न्यूमेरिकल्स के बेस के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद सेकंड हमारा एरिया आएगा, वो होगा सेल्स टैक्स प्रोविजन और रूल्स का। इसमें हम देखेंगे कि सेल्स टैक्स चलता कैसे है, रेट कैसे लगाते हैं, आउटपुट टैक्स अभी हमने पढ़ा है, आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा, रेट 18 है, 10 है, 0 है, कैसे कैलकुलेट है वो देखेंगे। इनपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस कैसे किया जाएगा, सारा कुछ हम यहाँ पे सीख रहे होंगे। रिमेंबर, ये अगर आपके 2 एरियाज़ जो इस वक्त आपको चैप्टर दिए हैं, दोनों ये 2 चैप्टर, सिर्फ आप काउंट कर लें कितने पेजेस बनते हैं ज़रा इन दोनों चैप्टर्स के। आप सिर्फ डेफिनेशन और आप प्रोविजन एंड रूल्स कर लें, इन दोनों करने से आपके 100% न्यूमेरिकल्स जो है वो भी सॉल्व हो जाते हैं, और आपके 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। विच मीन्स कि ये 2 एरिया करने से आप तकरीबन 20 से 24 मार्क्स तक का एरिया सिक्योर कर लेते हैं, सिर्फ ये 2 चैप्टर्स। कितने पेजेस हैं? बस ये 27 पेजेस आपके 20 से 24 मार्क्स जो है सिक्योर करवा देते हैं। न्यूमेरिकल करना है आपको यही 2 आने चाहिए, 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन डेफिनेशन, और यहाँ से एग्जामिनर जो है वो निकलवा रहा होता है। इसके अलावा एक हमारा एरिया आएगा रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन का, एक हमारा एरिया होगा रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट्स का। ये एरिया भी इम्पॉर्टेंट है, और इस एरिया में मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या करनी पड़ेगी, क्रैमिंग करनी पड़ेगी, हमें रट्टा मारना पड़ेगा। और इन दोनों एरिया में से एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी पूछ रहा होता है। जैसे दिखाना पेपर ज़रा, इस अटैम्प्ट का पेपर, क्वेश्चन नंबर आपका, मैं आपको कल पेपर दिए भी थे, जो क्वेश्चन नंबर आपका था 6 का पार्ट सी 4 नंबर का, वो उसने यहाँ से पूछा हुआ था रिकॉर्ड्स वाले एरिया में से। तो वो पूछता है, एक आधा पार्ट जो है वो इसमें से पूछ रहा होगा, मतलब 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसने यहाँ से और यहाँ से पूछने हैं,
एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसने इन 2 एरिया से पूछना है और एंड पे हमारे पास बचता है न्यूमेरिकल। देखिए अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है 100% न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ डेफिनेशन और ये रूल्स याद हो जाएं तो आपके पूरे के पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। अभी जो आपके पास हैंड आउट्स हैं ये 24 सफ़े, ये 24 सफ़े तकरीबन आपका 90% सेल्स टैक्स का मार्क सिक्योर करके दे देते हैं। इनसे ही आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, इनसे ही आपके 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ एक पार्ट रह जाएगा, पार्ट सी या पार्ट बी, 3 से 4 नंबर का होगा, जो कहाँ से सिक्योर करना होगा आपने, रजिस्ट्रेशन या डी रजिस्ट्रेशन वाले एरिया से सिक्योर करना होता है। तो सेल्स टैक्स में से भी ये चंद एरिया हैं जो आपने क्या करने हैं, सुपर फोकस लेके चलने हैं। गॉट इट? ज़रा चैप्टर नंबर 21 पे आ जाएं, हम डेफिनेशंस जो हैं स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस ऐसी होंगी जो बहुत ही सिंपल होंगी और जो रीड ओनली हैं। अब मैं आपको लेक्चर में बता दूंगा कि ये रीड ओनली है, आपने हैंड आउट्स के ऊपर मेंशन कर देना है कि दिस वन इज़ रीड ओनली, ताकि जब आप उससे पढ़ने बैठें आपको समझ आए कि यार सिर्फ मैंने इसको पढ़ना ही है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, आपने साथ साथ नोट डाउन करते रहना, ताकि जब आप उसको फाइनली प्रिपरेशन पे जा रहे हो आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना हो। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि सेल्स टैक्स किसे कहते हैं। क्या? सेल्स टैक्स रीड ओनली है, पेपर में कभी नहीं आएगा डिफाइन सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स होता क्या है? देखिए हम जो कानून पढ़ रहे हैं वो है सेल्स टैक्स एक्ट 1990। इस एक्ट के मुताबिक, इस कानून के मुताबिक कोई भी टैक्स, कोई भी एडिशनल टैक्स, कोई भी डिफॉल्टर चार्ज जो इस एक्ट के मुताबिक गवर्नमेंट को पे किया जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। उसके अलावा कोई भी फाइन, कोई भी पेनल्टी, कोई भी फ़ी जो इस एक्ट के मुताबिक गवर्नमेंट को पे की जाएगी वो हमारा क्या कहलाएगा? सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। या कोई भी अमाउंट, कोई भी सम जो इस सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक गवर्नमेंट को पे किया जा रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे? सेल्स टैक्स कह रहे होंगे। गॉट इट? जल्दी से रीड करें इसको। आप लोगों को जिस चीज़ ने फेल करवाना है वो थ्योरी है, जिस चीज़ ने पास करवाना है वो भी थ्योरी है। आपके पास सबके पास हैंड आउट्स हैं, रीड करें, जो चीज़ हाईलाइट करने वाली हाईलाइट करें, लिखें कि रीड ओनली है, फिर मैं आगे मूव करूंगा। शाबाश। और मैंने सुनना है कल, ये जो अभी सुनने वाली जो चीज़ है नहीं तो है कि तो बताऊंगा। किससे मिस्टेक है? क्या वो जितनी चलती है, क्या करें बच्चे, चल देगा बता। पीआरसी एग्जाम्प्ट नहीं होती इनकी। हाँ पढ़ ली, पढ़ ली है? आर यू श्योर? व्हाट इज आउटपुट टैक्स? जो कंज्यूमर से वसूल करते हैं, मतलब जब हम सेल करते हैं जो कस्टमर से वसूल करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट टैक्स कहलाता है। वेरी गुड। हमारी अगली डेफिनेशन जो है वो आउटपुट टैक्स ही है, और ये डेफिनेशन भी आपकी रीड ओनली है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लिख लें। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। ज़रा रजिस्टर्ड पर्सन को हाईलाइट करें, इसको डिस्कस करते हैं क्या है और क्या नहीं। इसको मिटा दूं सारा बोर्ड पे। आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन रीड ओनली है, आप लोगों को सारा कंसेप्ट बता दिया है, जो सारा आपने यहाँ पे सीखा है, सप्लाई चेन बनी हुई है, जो कस्टमर से हम वसूल कर रहे होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट टैक्स। गॉट इट? अब यहाँ पे बात हो रही है रजिस्टर्ड पर्सन की। तो रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब है वो पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990।
कि मतलब वो बंदा जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक रजिस्टर्ड होगा, जिसके पास सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसे हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन कहते हैं। आप कभी भी जाते हैं दुकान पर सामान लेते हैं, जो आपको इनवॉइस मिलती है, उस इनवॉइस के ऊपर एक NTN नंबर लिखा होता है, कभी आपने पढ़ा हो, और एक STRN नंबर लिखा होता है। जो है ना STR, उनसे हम क्या कहते हैं, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। वो क्या होता है, आप बिजनेस शुरू करते हैं, जाते हैं, अप्लाई करते हैं, वो आपको रजिस्टर्ड करते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं जो इस चीज़ का सबूत है कि आप क्या हैं, सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। जब आप रजिस्टर्ड होंगे, आप आउटपुट टैक्स भी ले सकते हैं और आप इनपुट टैक्स भी क्या कर सकते हैं, लेस करवा सकते हैं। ये आउटपुट टैक्स लेना, इनपुट टैक्स लेस करवाना, गवर्नमेंट को पे करना, ये सारा किसका काम होता है, रजिस्टर्ड पर्सन का। अनरजिस्टर्ड पर्सन कभी भी ये नहीं कर सकता। हम लोग सारे क्या होते हैं, एंड कंज्यूमर, अनरजिस्टर्ड होते हैं। हम कभी भी आउटपुट टैक्स नहीं ले सकते, कभी भी हम उसमें से इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं करवा सकते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। डन। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है पर्सन की। पर्सन से क्या मुराद है? अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं पर्सन किसे कहते हैं, क्या जवाब होगा? व्हाट इज पर्सन? पर्सन क्या होता है? पर्सन, पर्सन उर्दू में क्या मतलब, क्या पर्सन का क्या मतलब? पर्सन का शख्स, इंडिविजुअल, एंटिटी, यही कह रहे हैं आप लोग। लेकिन रिमेंबर, टैक्स में पर्सन एक्सप्लेन है। आज के बाद आप पर्सन सिर्फ ये नहीं कहेंगे, इसका मतलब क्या होता है, पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन में क्या कुछ शामिल है, ही, शी, उसके अलावा AOP, इसे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब आप इसे कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स पार्टनरशिप। इसमें क्या आएगा, अदरवाइज कंपनी भी आएगी, और क्या इसमें आ रही होगी, गवर्नमेंट भी आ रही होगी। तो टैक्स में जहाँ पे भी पर्सन का वर्ड लिखा हुआ आएगा ना, तो क्या मतलब है, पर्सन से मतलब है ही, शी, या कोई भी AOP या पार्टनरशिप बिजनेस या कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, पर्सन। अब गवर्नमेंट से मुराद फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट भी हो सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट की पॉलिटिकल सब डिवीजन भी हो सकती है। मतलब एक है UK की गवर्नमेंट, एक है लंदन की मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट, वो भी क्या होगी, हमारे लिए गवर्नमेंट कंसिडर होगी। इवन जो इंटरनेशनल इदारे जैसे IMF हो गया, UN हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन्हें भी हम क्या मांगते हैं, गवर्नमेंट। देखें टैक्स में रिमेंबर, जहाँ पे भी वर्ड आया ना कंपनी का, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है। टैक्स में जहाँ पे भी वर्ड आया ना इंडिविजुअल का, किसकी बात हो रही है, ही या शी की, इंडिविजुअल की बात हो रही है। लेकिन टैक्स में कहीं पे भी वर्ड आया पर्सन का, तो इंडिविजुअल की बात भी हो रही है, AOP की बात भी हो रही है, कंपनी की बात भी हो रही है, और गवर्नमेंट की भी। जहां पर्सन का वर्ड लिखा होगा, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल, AOP, कंपनी और गवर्नमेंट की। तो व्हाट इज पर्सन, जरा बताएं। पर्सन इंक्लूड्स क्या क्या, इंडिविजुअल, बोलें, इंडिविजुअल, AOP, कंपनी और गवर्नमेंट। पूरे टैक्स में, इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में, अगर C5 में जाते हैं, FED पढ़ते हैं, कहीं पे भी इंडिविजुअल का वर्ड आएगा, इसका मतलब सिर्फ किसकी बात हो रही है, इंडिविजुअल की। कहीं पे भी AOP का वर्ड लिखा आएगा, किसकी बात हो रही है, AOP की। कहीं पे भी कंपनी का वर्ड लिखा है, किसकी बात हो रही है, कंपनी की। लेकिन जहां पे भी पर्सन का वर्ड लिखा हुआ आ गया, चाहे इनकम टैक्स है चाहे सेल्स टैक्स है, किसकी बात हो रही है, सारों की, इंडिविजुअल, कंपनी, AOP और गवर्नमेंट की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं आउटपुट टैक्स की। क्या पढ़ा हमने, क्या होता है आउटपुट टैक्स, कि जब हम सेल करते हैं, सेल्स करते हुए जो हम कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट टैक्स। यही इसकी डेफिनेशन है, आपने इसको याद नहीं करना, ये सिर्फ क्या है, आपकी रीड ओनली है। मैं रीड कर देता हूँ, क्या मतलब है इसका। इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स
टैक्स लेविड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट, मतलब सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक जो हम टैक्स लगाते हैं ऑन आ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड बाय अ पर्सन, कि जो गुड्स आपने सप्लाई की है, सप्लाई का मतलब क्या होता है, सेल्स। जब आप सेल्स करते हैं, सेल्स करते हुए जो आप टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है, आपका आउटपुट टैक्स। क्लियर है ये? अगला पॉइंट है अब पॉइंट नंबर बी जो है, हमारे पास होता है एक फेडरल एक्साइज एक्ट, उसके मुताबिक हम फेडरल एक्साइज ड्यूटी ले रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं, और ये ड्यूटी पे होती है जब भी हम कन्वर्जन करते हैं। हम जब रॉ मटेरियल लेके आते हैं, कन्वर्ट कर गुड्स बना रहे हैं, जैसे कार्स बन रही हैं, एसी बन रहा है, फ्रिज बन रही है, तो जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को ड्यूटी पे कर रहे होते हैं। तो जो हम ड्यूटी पे करेंगे वो क्या होगी, जो हम ड्यूटी वसूल करेंगे कन्वर्जन के वक्त, वो हमारी क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स भी कहला रहा होगा। उसके अलावा जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जब आप सर्विसेज दे के आते हैं, आपने एक बंदे को सर्विसेज दीजिए, आपने उसको नक्शा बना के दे दिया घर का, जो उससे आप टैक्स वसूल करेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। तो ये रीड ओनली है, इसको याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इज दैट क्लियर? इसे दफ़ा पढ़ लें ताकि तसल्ली हो जाए, बट ये याद करने की जरूरत नहीं है। पेपर में कभी भी नहीं पूछता आपको डिफाइन आउटपुट टैक्स, पेपर में वो आपसे आउटपुट टैक्स जो है वो कैलकुलेट करवाता है, पूछता नहीं है कि डिफाइन आउटपुट टैक्स बताएं क्या होता है या क्या नहीं होता। गॉट इट? इसको रीड कर लें, फिर आगे चलते हैं। डन? पढ़ लें पढ़ लें पढ़ लें। उसके बाद है इनपुट टैक्स, लिख लें आगे, ये भी रीड ओनली है, पेपर में ये भी याद नहीं करता। वो ना हो कि आप लोग क्रैम करने बैठे से याद नहीं हो रहा, बड़ा मुश्किल है भाई, पेपर में नहीं आता। ठीक है, अब इनपुट टैक्स क्या है, सिंपल सी बात, वही आउटपुट टैक्स डेफिनेशन है, बस इस पर्सपेक्टिव पे। जब आप गुड्स खरीदते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, जिसने गुड्स खरीदी हैं जो पे करेगा वो क्या होगा, इनपुट टैक्स। जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के वक्त जो आप टैक्स पे कर रहे होते हैं वो क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स। जब आप एफएडी पे करते हैं वो क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स। जब आप सर्विसेज लेते हैं उसके ऊपर जो आप टैक्स पे करते हैं वो क्या कहलाएगा, आपका इनपुट टैक्स। जब गुड्स वगैरह आप आज़ाद जम्मू कश्मीर बेचते हैं, उनसे जो टैक्स वसूल करते हैं उनके लिए क्या कहला रहा होगा, ये इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। तो ये भी रीड ओनली है, इसको भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। गॉट इट? क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है पर्सन की, ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सन क्या होता है, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, उसके अलावा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्या आ जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट भी आती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आती है, लोकल गवर्नमेंट भी आती है और फॉरेन गवर्नमेंट भी आती है। इवन फॉरेन गवर्नमेंट की पॉलिटिकल सब डिवीज़न जो है वो भी क्या होती है, इसका पार्ट बन रही होती है। गॉट इट? इज दैट क्लियर? इतना बहुत है कि चलें आगे, 10 मिनट है हमारे पास। ठीक है, मैं कल सुनना है, आपको लग पता जाना एक दफ़ा हुआ कि आपके साथ। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, जिसमें पैसे इन्वॉल्व हों, कोई मटेरियल सब्सटेंस इन्वॉल्व हो, कोई लेन देन वगैरह, इसे कहते हैं ना हम। ओके, देखें हमारे मुल्क में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके ऊपर कभी टैक्स लगता ही नहीं है।
जैसे अभी ईद आ रही है, ये जो खरीदो फरोख्तों के जानवरों की एक्टिविटी तो है। कभी ऐसा हुआ जी बकरा कितने का, लाख रुपए का, 60 GST पे करके आयो। ये बकरा पिंक कलर का है, GST कितना होगा, 25,000 पे हुआ है, ऐसा नहीं। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके ऊपर कभी भी टैक्स नहीं होता, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके ऊपर टैक्स लगता है। देखिए हमने क्या करना है, हमने सेल्स टैक्स चार्ज करना है। क्या हर एक्टिविटी के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा? द आंसर इज नो। बिकॉज जब भी हमने सेल्स टैक्स चार्ज करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो एक्टिविटी है क्या वो हमारी टैक्सेबल है भी कि नहीं। हमने क्या देखना है, हमने देखना है क्या एक्टिविटी ये टैक्सेबल है भी कि नहीं, यस या नो। अगर कोई एक्टिविटी टैक्सेबल ही नहीं है उसके ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो सकता। अगर कोई एक्टिविटी टैक्सेबल है फिर ही हम क्या करेंगे, उसके ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। अब हमें कैसे चलेगा पता कि कोई भी एक्टिविटी टैक्सेबल है या नहीं? डेफिनेशन है, क्रैम करनी है, ये लिख लें और साथ लिखें कि इसकी एक्सेप्शंस क्रैम करनी है आपने, जो इसकी एक्सेप्शंस हैं वो क्रैम करनी है। देखिए टैक्सेबल एक्टिविटी का मतलब क्या है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पे वर्ड आएगा ना इकोनॉमिक का मतलब होता है जहाँ पे कोई किसी किस्म की मुआशी सरगर्मियाँ इन्वॉल्व है, सेल परचेज हो रही है, गुड्स ट्रांसफ़र हो रही हैं, डिलीवर हो रही हैं, गुड्स क्या कह रहे हैं प्लेज हो रही हैं, मॉर्टगेज हो रही हैं, मतलब कोई भी ऐसा अमल जहाँ पे कोई किसी किस्म का कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद है, पैसे का कोई ना कोई लिंक आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन, जो पर्सन कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी और गवर्नमेंट। जहां लिखा होगा पर्सन क्या मतलब होगा, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, गवर्नमेंट। अब चाहे आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं चाहे प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे, ये सारी क्या है आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी हैं। अब इसमें क्या कुछ शामिल होगा ये ज़रा आपने देखना है। 4 चीज़ें जो हैं वो टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहली कौन सी है? एन एक्टिविटी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर। कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी जो आप बिजनेस की फॉर्म में कर रहे हैं, कारोबार की फॉर्म में कर रहे हैं, ट्रेडिंग की फॉर्म में कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की फॉर्म में कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी। जैसे ये पियानो वाले जो हैं ये मार्कर बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर है, इनका बिजनेस है ये, इनके लिए क्या कहलाएगी ये टैक्सेबल एक्टिविटी। जो दुकानदार है वो इसको बेच रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, उसके लिए क्या कहलाएगी ये टैक्सेबल एक्टिविटी। कोई भी काम जो आप कारोबार की फॉर्म में, ट्रेडिंग की फॉर्म में, मैन्युफैक्चरिंग की फॉर्म में कर रहे होते हैं ना, वो हमारा क्या कहलाता है, हमेशा टैक्सेबल एक्टिविटी कहलाता है। डन? पढ़ लें इसको साथ साथ, क्लियर है ये लाइन? उसके बाद अगली लाइन पढ़ें जरा। एन एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा अमल दैट इन्वॉल्व्स द सप्लाई ऑफ गुड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ गुड? सेल ऑफ गुड्स। क्या? सेल ऑफ गुड्स। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें गुड्स बिक रही हैं और रेंडरिंग सर्विसेज, या हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हायर वाले हैं, एसी बेचते हैं, एसी रिपेयर भी करते हैं, एसी इंस्टॉल भी करते हैं। एसी बेचना भी उनके लिए क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी। एसी इंस्टॉल करना भी उनके लिए क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी। एसी रिपेयर करना भी उनके लिए क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी। या दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं और बोथ टू एन अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को बेचा जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, टैक्सेबल एक्टिविटी। आप जाते हैं, आप एसी बाय करते हैं, वो हर वाले आपको एसी बेचते हैं, एसी इंस्टॉल करने की सर्विस भी बेच रहे हैं, उसकी वारंटी भी दे रहे हैं आपको, कल को आपको उसकी कोई भी फॉल्ट वगैरह वो भी ठीक कर देंगे, तो ये भी क्या कहलाएगी, उनके लिए टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। डन? पहला पॉइंट क्या है, पढ़ें साथ, जरा रीड करें साथ। एन एक्टिविटी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर। समझ आती सबको? सबको समझ आ गई है? पूछूं किसी से भी मतलब इसका? अगला पॉइंट, एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज और बोथ टू एन अदर पर्सन। ये क्लियर है सबको? एवरीवन? अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, वन ऑफ एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड। इसका मतलब क्या है कि ट्रेडिंग के वक्त जब आप अपना नॉर्मल चीजें बेच रहे हैं,
कोई एक ऐसा काम जो एक दफ़ा आपने कर दिया, कभी कभार हो जाए, वो भी क्या होता है, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहलाती है। आपका गोदाम है चावल बेचने का, आप क्या बेच रहे हैं, चावल ही बेच रहे हैं। आपको लगा यार मार्केट अच्छी जा रही है, गंदम पकड़ता हूँ, एक दफ़ा गंदम भी बेच देता हूँ। आपने सिर्फ गंदम के 20 बैग्स लेके आए, वो बेच दिए। वन ऑफ एडवेंचर है, एक ही दफ़ा हुआ है। इसका कारोबार तो आप नहीं करते, आप कर किसका कारोबार रहे हैं, चावलों का। क्या बेचिए, एक दफ़ा गंदम, ये भी क्या कहलाएगी, टैक्सेबल। आपकी दुकान दूध दही की है, आप क्या चीज़ बेच रहे हैं, दूध दही बेच रहे हैं, सॉरी पानी बेच रहे हैं। और आपने क्या किया, उसके दौरान एक आपके पास फ्रिज थी, काउंटर था, वो भी बेच दिया। क्या कहलाएगी ये, टैक्सेबल। वन ऑफ एडवेंचर है, एक दफ़ा आपने की है, डन। अब पॉइंट नंबर डी सुनेगा ध्यान से, एनीथिंग डन, कोई भी चीज़ आपने कर दी है। और अंडरटेकन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि जब आपकी मुआशी सरगर्मियाँ शुरू हुई, कारोबार शुरू हुआ, शुरू होते हुए कोई चीज़ आपने की है, इसका मतलब है कोई आपने सैंपल्स बनाए हैं। क्या होता है, जब आप नया कारोबार शुरू करते हैं सैंपल्स बनाते हैं, तो जब नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जो सैंपल्स वगैरह बनाए होते हैं, वो भी क्या कहलाएगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। और टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब आप अपना कारोबार बंद कर रहे हैं, तो बंद करते हुए भी कुछ ना कुछ तो बनाएंगे यूनिट्स। आप आखिरी यूनिट बना रहे होंगे, आखिरी गुड्स बना रहे होंगे, जी हम कारोबार बंद कर रहे हैं अगले महीने से, आपका लास्ट बैच बन रहा होगा। तो कारोबार शुरू करते हुए कुछ चीज़ें बन रही हो, या कारोबार बंद करते हुए भी कुछ चीज़ें आप बना रहे हैं, वो भी क्या कहलाएंगी, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होंगी। इज दैट क्लियर? इन चारों पॉइंट्स को ज़रा एक दफ़ा जल्दी से पढ़ लें, इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं। इन चारों पॉइंट्स में कि टैक्सेबल एक्टिविटी में क्या कुछ शामिल है, इसको पढ़ लें, इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। अगर आप इन पॉइंट्स को पढ़ें तो आप देखेंगे तकरीबन हर चीज़ ही टैक्सेबल एक्टिविटी है। देखिए कोई काम बिजनेस की फॉर्म में कर रहे हो, ट्रेड की फॉर्म में कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग की फॉर्म में कर रहे हो, टैक्सेबल एक्टिविटी है। आप क्या कर रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, टैक्सेबल एक्टिविटी है। सर्विसेज बेच रहे हो, टैक्सेबल एक्टिविटी है। गुड्स या सर्विसेज दोनों बेच रहे हो, क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी है। आप ड्यूरिंग द नॉर्मल बिजनेस आप कोई वन ऑफ एडवेंचर कर देते हो, कोई एक आधी चीज़ बेच देते हो, कोई एसेट बेच दिया, ये भी क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी है। कारोबार शुरू किया, शुरू करते हुए आपने कोई सैंपल्स वगैरह बना लिए, ये भी क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी है। कारोबार ख़त्म कर रहे हो, बंद करते हुए अगर आपने कोई चीज़ें वगैरह बना ली, ये भी क्या कहलाएंगी, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी ही कहलाएंगी। तो इन शॉर्ट इन चारों को पढ़ के हमें क्या लग रहा है कि भाई आप कुछ भी कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी। ऐसे ही है, ऐसे ही है, रीड कर लिया। इसके एक्सेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। पेपर में ये 3 नंबर की आती है, एक ही दफ़ा आई है पास पेपर में डेफिनेशन में, कि उसने ये पूछा कि हर चीज़ जो है वो टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट बनती है, बताएं कौन सी चीज़ टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनती। आप लोगों को पॉइंट ए, बी, सी और डी क्लियर है सबको? हाँ भी क्लियर है, पढ़ लिए तो मुझे देख रहा है, पढ़ ज़रा, क्लियर है आपको? क्लियर है? इधर लिखे नहीं, उधर देख भाई, उधर लिखे हैं, तेरे नोट्स कहाँ तेरे? अच्छा नोट्स तेरे बैग में, तो पढ़ कहाँ पर है ज़रा मुझे बता। मैंने स्लाइड ही चेंज की हुई है, चेक करो। हाँ भाई क्लियर है, आपको क्लियर है? इधर हो क्लास में, मेंटली नॉट फिजिकली, मेंटली क्लियर है? ये है 3 नंबर का सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि कौन सी चीज़ टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। देखें, जो एम्प्लॉयमेंटशिप में काम किया जाता है वो कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होती। आप एक जगह पे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अकाउंटेंट है, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसने आपको नौकरी पे रखा हुआ है, वो आपको उसकी सैलरी पे कर रहा है। जो जिस काम की सैलरी पे होती है ना, वो कभी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन अगर आपकी अपनी कंसल्टेंसी फर्म है, अब आप काम कर रहे हैं, वो आपका बिजनेस है, तो वो क्या होगी, टैक्सेबल एक्टिविटी। आप एक जगह पे एज आ काम कर रहे हैं, आर्किटेक्ट जॉब कर रहे हैं, आप नक्शे बना रहे हैं, नक्शे बना के देते हैं, आपको सैलरी पर मंथ मिल रही है, ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन आप बीइंग आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, वो क्या होगी, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी शुमार हो रही होगी।
डन। उसके बाद पॉइंट नंबर बी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय एन इंडिविजुअल, हाईलाइट कर लें। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? स्पेसिफिकली इंडिविजुअल की। किसकी बात हो रही है? इंडिविजुअल की। कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इंडिविजुअल कर रहा है एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल एक्टिविटी या हॉबी, मतलब आप कोई भी काम एज अ कर रहे हैं हॉबी के तौर के ऊपर, तो वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं। आपकी हॉबी ड्राइंग करना है, वो टैक्सेबल एक्टिविटी कभी भी नहीं कहलाएगी। डन। अब अगला पॉइंट है एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल। अब पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा हुआ है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अलावा कौन से पर्सन बचे हैं? एओपी और कंपनी। अगर एओपी और कंपनी वो एक्टिविटीज कर रही हैं जो यहां मेंशन की गई हैं, मतलब एज अ हॉबी के तौर के ऊपर या एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर के ऊपर, तो वो भी हमारी इसमें नहीं आती। फॉर एग्जांपल मास्टर पेंट है, पेंट बेच रहे हैं, पेंट बेचना इज अ टैक्सेबल एक्टिविटी, लेकिन उन्होंने क्या किया? एसओएस में गए हैं और एसओएस में जाके उन्होंने कलर डे सेलिब्रेट कर दिया बच्चों के साथ, वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होगी। पेंट बेच रहे हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी है, जाके लाहौर में जहां जहां वॉल चॉकिंग हुई है खत्म कर दी, साफ कर दी है, यह टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। अपने एम्प्लॉयज़ की इन्होंने पार्टी कॉल कर दी है, एम्प्लॉयज़ की मीटिंग बुला ली है, इवन पार्टी होगी, ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहलाती। गॉट इट? ये आपको क्रैम करनी पड़ेंगी पेपर में, 3 नंबर का सवाल जो है ये आ रहा होता है। डन। यहाँ तक रखते हैं, कल फिर हम यहाँ से ऑनवर्ड चलेंगे और देखेंगे क्या है और किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं।